मटेरियल साइंस, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं मटेरियल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी वो अंदर से किस तरीके से बने हुए हैं, कैसे मटेरियल के स्ट्रक्चर चेंज होने से उनके बिहेवियर्स चेंज होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। उनके इसे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स हैं उनको हम डिफरेंट फील्ड्स में रखें, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें मटेरियल्स को, तो उनका बिहेवियर किस तरीके से वेरी करता है, क्या चेंजेज आते हैं उनके बिहेवियर में। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो क्या बिहेवियर में चेंज आता है। यस, किस तरीके से मटेरियल को हम डिफाइन करते हैं कि वो कंडक्टर है, कैसे वो सेमीकंडक्टर होता है, कैसे इंसुलेटर होता है, सुपर कंडक्टर कैसे बन जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट के अंदर। यस, तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देख सकते हो कि ये एक तरह से बेसिक सब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर मटेरियल के बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसके अंदर अपन। यस, इसमें एक पॉइंट से अपन चीज को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखें। लेट अस टेक ए पॉइंट, एक केमिकल बॉन्ड, एक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्ड। सबने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्ड, यस, आप जानते भी होंगे कुछ। ध्यान से आप चीजें देखें, क्या है इसका मतलब। केमिकल बॉन्ड, जैसे नाम से पता लग रहा है, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बाउंडेशन, किन के बीच में। कोई भी मटेरियल कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे फॉर्म हुआ है मटेरियल फॉर्म हुआ है एटम से, मॉलिक्यूल से। यस, कोई भी एटम, जैसे मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, सिलिकॉन की जब मैं बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक मटेरियल है, तो क्या है वो मटेरियल का मतलब क्या है, क्या मतलब है। ग्रुप ऑफ एटम्स है सिलिकॉन के, एक जगह पे है। जर्मेनियम के ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो एक जगह पे है, तो वो मटेरियल कहलाता है। अब ये एक जगह पे है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो बाउंडेड है विद सम बाइंडिंग एनर्जी, कुछ बाइंडिंग फोर्सेस हैं। यस, किनके बीच में, एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ बाइंडिंग फोर्सेस हैं जो उनको एक जगह रोक के रखे हुए हैं। यस, अब ये जो बाइंडिंग फोर्स है ये कितना है, इसी पे डिसाइड होता है मटेरियल की जो डिफरेंट एक तरह से हैबिट्स हैं, कुछ सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स। इनको कौन डिसाइड कर रहा है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होना का मतलब एक तरह से एटम्स एक दूसरे बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं, फोर्स बहुत लगा हुआ है उनके बीच में। अब जब वो फोर्स बहुत लगा हुआ है, इसका मतलब वो बहुत पास में है, सॉलिड हो गया मटेरियल। जैसे ही थोड़ा सा इसमें कम होगा तो अपन लिक्विड की जाए, और थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हम उसको गैस इस स्टेट में मानते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ आ रहा होगा बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड का। यस यस, तो वी कैन डिफाइन केमिकल बॉन्ड, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। दिस इज ए बाइंडिंग फोर्स between atom or molecules. It's a binding energy. अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी आपके एक टर्म आई, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कुछ न कुछ एनर्जी से वो बंधे हुए। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ये केमिकल बॉन्ड टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है बेटा। We divide this particular bond in two categories. एक आपका होता है प्राइमरी बॉन्ड, एक कैटेगरी कौन सी है प्राइमरी बॉन्ड की, और दूसरी है सेकेंडरी बॉन्ड की। अभी बाइंडिंग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किस पे बेस्ड है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी। जो प्राइमरी बॉन्ड्स हैं इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है,
ज्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं, और जो सेकेंडरी बॉन्ड जो है उनमें आप देखोगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रिलेटिवली लो है। यस, तो इन दोनों को अगर अपन डिवाइड क्लासिफाई करें विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे हम कि ये एक हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले बॉन्ड है। दोनों कंपैरेटिवली बोल रहे हैं ऑफ कोर्स, और ये इसके कंपेयर क्या होगा बेटा, लो बाइंडिंग एनर्जी वाला फोर्स। यस, तो अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कुछ एक फोर्स अपन बॉन्ड्स जो लिखते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। प्राइमरी बॉन्ड में यानी जो हाई बाइंडिंग एनर्जी, रिलेटिवली हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले जो बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे कि आयनिक बॉन्ड। यस, इसी में एक आता है फिर आगे कोवेलेंट बॉन्ड, इसी कैटेगरी में आता है। फिर आप इसमें लिख सकते हो मेटेलिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। यस, जबकि सेकेंडरी में अगर अपन बात करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड, तो हम इसमें रखते हैं सेकेंडरी में वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, और वैन डर वाल्स फोर्स का ही आगे हम क्लासिफाई करते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड में भी। तो ये जनरल आपके केमिकल बॉन्ड्स हैं। यस, तो इनमें लेट अस डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड फर्स्ट। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है बेटा, आयनिक बॉन्ड मींस ये जो बॉन्ड है ये दो आयंस के बीच में बनता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। यस, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। यस, और उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यस, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के से जो बॉन्ड बनता है वो ये आयनिक बॉन्ड। क्लियर, ये बॉन्ड फिर आता कैसे है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते कैसे हैं, तो देखिए ध्यान से। जैसे ये जनरल, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, आयनिक बॉन्ड जब कहां पर मिलता है, तो ये बनता है आपका जनरली जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो फर्स्ट ग्रुप और एक लास्ट 8th ग्रुप, इन दोनों बॉन्ड इनके जो मटेरियल्स हैं यानी एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में बनता है ये वाला बॉन्ड। जैसे फर्स्ट ग्रुप में अपन जो रखते हैं वो जनरली क्या रखते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह ये वाले। जैसे पोटेशियम की बात करेंगे अपन, पोटेशियम, तो इनको जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम भी है, क्या नाम है, एल्कली मटेरियल्स, उनको एल्कली मटेरियल्स या एल्कली ग्रुप, जो कि कौन सा है, ग्रुप फर्स्ट। और एक ग्रुप अपने पास कौन सा है, 8th ग्रुप, जिसको हम हैलाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हैलाइड्स या फिर हैलोजेंस बोलते हैं। और जो है 8th ग्रुप। यस, तो एल्कली ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो एल्कली ग्रुप में आपको पता होगा कौन कौन से मटेरियल आते हैं, लिथियम आता है, जैसे Na आता है, K आता है, Rb आता है, Cs आता है, Fr आता है, ये सब मटेरियल्स आते हैं। जबकि हैलाइड्स में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आता है जैसे F, Cl, क्लोरीन, यस, ब्रोमीन, B यानी I आयोडीन, ऐसे ये मटेरियल्स आते हैं जो गैसेस हैं। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में बनता है ये जो बॉन्ड जनरली, जिसको हम बोलते हैं कई बार एल्कली हैलाइड ग्रुप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एल्कली हैलाइड मटेरियल जो फॉर्म होता है उसको। यस, तो इसमें जनरली आप देखते हो एल्कली जो ग्रुप है, इसमें यहां पर आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं यहां पर, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअली
एक एक्स्ट्रा, और इसके पास एक की डेफिशिएंसी होती है। एक एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं अपन। तो एक्चुअली द पॉइंट इज, कोई भी मटेरियल स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टल पूरा करना चाहता है। यस, वो ही एक पॉइंट है यहाँ पर। तो इनका ऑक्टल पूरा होने के लिए यहाँ पर ये देखेंगे, ये चाहेंगे कि इनका एक इलेक्ट्रॉन छूटे, तब इनका ऑक्टल पूरा होता है। जबकि ये जो मटेरियल है इनका ऑक्टल पूरा तब होता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले। यस, तो इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी मिलती है और इधर एक क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, तब स्टेबल बनते हैं ये। तो ठीक, तो इनमें अपन एक एग्जाम्पल से मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं आपको। जैसे एक यहाँ पर मटेरियल लेता हूं मैं, जैसे ये के पोटेशियम हो गया, इधर से Cl क्लोरीन, तो यहाँ पर KCl एक हैलाइड, एल्कली हैलाइड मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, एल्कली हैलाइड। तो इसमें आप देखोगे अगर, तो जैसे K जो है, K मतलब एल्कली मटेरियल का एक एलिमेंट है, तो K का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट इज लाइक 2881। ये तो किसका है बेटा, K का। और इसी तरीके से मैं आपको क्लोरीन का लिखूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी में आएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगी, बहुत ध्यान से देखोगे बेटा। तो ये है 287। तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा हो गया इलेक्ट्रॉन का, 287, और इसका कैसे हो गया 2881। अब जो लास्ट वाला जो अपना सेल है, यस, उसके अंदर आप देखोगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक से स्टेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि स्टेबल नहीं है वो। सोडियम को अपन ऐसे जनरली, सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, ऐसे बाहर एनवायरमेंट में छोड़ दें तो फटाफट बर्न कर जाएगा वो। यस, तो यानी कहने का मतलब भयंकर रिएक्टिव है वो एलिमेंट। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए तब ये स्टेबल बन जाता है। यस, तो फटाफट ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, छोड़ देता है, और छोड़ करके क्या बन जाता है बेटा, प्लस, यानी पॉजिटिव आयन। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो 7 पूरा है, उसमें एक और आ जाए तो ऑक्टल पूरा हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा मटेरियल। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है, यानी ये जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यस, इलेक्ट्रॉन देते ही ये पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि एक तरह से आप देखोगे, अगर नोटिस करोगे बेटा, तो ये पॉजिटिव आने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि यहां पर अगर अपन खुद इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट होकर सिर्फ पोटेशियम की बात करें, इंडिपेंडेंट पोटेशियम यानी अकेला एक पोटेशियम है एटम, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर है क्या, कि एक पर्टिकुलर पोटेशियम एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, ऑफ कोर्स। यस, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, दैट मीन्स प्रोटॉन पे पॉजिटिव उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, उतने उसमें नेगेटिव, यानी ओवरऑल जो उस पे चार्ज हो गया वो क्या हो गया बेटा, जीरो, यानी न्यूट्रल हो गया वो। तो इंडिविजुअली और पोटेशियम इज न्यूट्रल एटम। क्लियर हो गया पॉइंट, इंडिविजुअली वो न्यूट्रल है, यानी जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने को उतने डेफिनेटली प्रोटॉन भी है उसके पास, तब वो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही उसने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो एक तरह से उसके प्रोटॉन तो वो को वही है, प्रोटॉन तो उसमें जितने पहले थे उतने ही अभी भी हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया बेटा, कम हो गया कंपैरेटिवली। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम हो गया तो ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर कौन सा दिखेगा बेटा, तो पहले न्यूट्रल क्यों था, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे। यस, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, यानी प्लस का चार्ज आ गया, इसलिए यहां पर हम प्लस का चार्ज लगा देते हैं, ये प्लस। यही एक्सप्लेनेशन क्लोरीन के लिए भी है बेटा। यहां पर आपके जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन थे, लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, नहीं एक नेगेटिव चार्ज उसके पास इलेक्ट्रॉन का आ गया, इसलिए के माइनस से क्लोरीन माइनस से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर ऑफ कोर्स आप जानते हो कि यहां पर एक जो फोर्स डेवलप होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा, और ये बहुत सॉलिड फोर्स होता है, NaCl में भी होता है जैसे सोडियम क्लोराइड। तो ये जो फोर्स बना, ये जो बॉन्ड बना बेटा, दिस बॉन्ड इज कैटेगराइज्ड एज आयनिक बॉन्ड, इसको मैं आयनिक बॉन्ड बोलता हूं। क्लियर, यस। इसके बाद हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें,
प्राइमरी बॉन्ड की वो कौन सी है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको समझने के लिए अपन डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे इसको। जैसे आयनिक बॉन्ड अपन ने पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड में तो क्या हुआ बेटा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया, तो जैसे ही उसने दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो पॉजिटिव बन गया, जिसने लिया वो नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ, उसी को हमने आयनिक बॉन्ड बोला। तो इस चीज को कोवेलेंट बॉन्ड्स पर देखेंगे तो ऐसा वहां पर नहीं होगा बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग करता है एटम, यस। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे इनके एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जर्मेनियम में होता है, CO2 में होता है बेटा, H2 में होता है, यस। तो शेयरिंग से बनता है ये। यानी अब इस फिनोमिनन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, सुने ध्यान से। जैसे आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूं, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो वो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत बढ़िया से इसमें एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि एक बोट है, बोट आपकी पानी में फ्लोट कर रही है, तैर रही है, उसमें 2 पर्सन बैठे हुए, लेटर से कितने बैठे हुए बेटा? 2 पर्सन। अब वो जो 2 पर्सन हैं उनमें से क्या किया कि एक पर्टिकुलर आदमी, उनके दोनों के लेटर से वेट जो है, उनमें एक आदमी ने वेट काफी ले रखा है, कुछ गठरी वगैरह ले रखी है, वजन ले रखा है, और एक पे नहीं है, तो वहां पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यस, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो नाव नहीं चल सकती। फिर अगर उसको बैलेंस करना है तो उसको उसमें से हटा करके कुछ आधा सामान उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरी साइड, यस। तो यानी शिफ्टिंग हो गया पूरा सामान का, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया, Na से कहां चला गया? क्लोरीन में चला गया, तब जाके बैलेंसिंग हुई इनकी। तो ये तो हो गया एक तरह से एग्जांपल किसका? आयनिक बॉन्ड का। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में पॉइंट अलग है। कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे, जैसे 2 इंसान है, टोटल 2 इंसान है, तो 2 इंसानों में एक के पास लेटर से बैट है, जो क्रिकेट का बैट है, दूसरे के पास बॉल है। लिसन केयरफुली। अब बैट, अकेला आदमी बैट से भी नहीं खेल सकता, दूसरा बॉल से भी नहीं। अगर उसको क्रिकेट खेलना है पूरा, तो दोनों को क्या आना पड़ेगा? साझेदारी करनी पड़ेगी, शेयरिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉइंट बनता है किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। क्लियर? तो ये आपका डिफरेंस हुआ इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, यस। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इनमें भी जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, वो बनते हैं जब आप सेम मटेरियल की बात करते हो। जैसे सिलिकॉन के बीच में होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, यस। तो यहां पर आपको ध्यान जो रखना है वो क्या है? दिस बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है? द बॉन्ड, ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन सिमिलर एलिमेंट्स। Similar elements have high binding energy। क्या होती है? हाई बाइंडिंग एनर्जी होती है, यस। इसी में फिर नेक्स्ट आप देखते हो मेटलिक। मेटलिक बॉन्ड के अंदर आप देखोगे कि यहां पर, हाँ, लिसन केयरफुली, इन केस ऑफ मेटलिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम होते हैं रिलेटिवली। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। और क्या होता है फिर कि एक तरह से जब ये एटम, ये मेटल, ये बॉन्ड कैसे बनता है कि जब ये
कोई पर्टिकुलर जिसमें ये बॉन्ड होते हैं मटेरियल में, उसमें क्या होता है कि ढेर सारे एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है बेटा? क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या सिग्निफिकेंस है? वैसे इंडिविजुअल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन जब ढेर सारे एटम्स आ गए तो उनके सबके इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से अपन ने क्लाउड की फॉर्म में मान लिया। उस क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो खुद एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिन्हें न्यूक्लियस हो गया उनका पॉजिटिव चार्ज से, यस एटम्स का न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर जो जनरेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, यही एक बॉन्ड होता है जो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बाइंडिंग फोर्स का नहीं होता, रिलेटिवली अगर मैं बात करूँ कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक, तो ये काफ़ी कम बाइंडिंग फोर्स का वो है बॉन्ड, यस। तो मेटल्स में जनरली ये मिलता है आपको क्या? क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज के रूप में अपन इसको मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए पॉजिटिव चार्ज surrounded by cloud of electrons। पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से आप मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हो, यस। और यहाँ पर एक जो छोटा सा जो मामूली से जो एक फोर्स डेवलप होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, एटम्स के बीच में, यही मेटेलिक फोर्स है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा? लो होती है, लो बाइंडिंग एनर्जी। कंपेयर टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे ये मेटल्स में पाए जाते हैं, ज्यादातर मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है। तीसरा जो अपन ने देखा यानी कि सेकेंडरी बॉन्ड जो अपन ने देखा था केमिकल में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तो ये तीन हो गए, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक। फिर आपका आता है वैन डर वाल्स फोर्स। कौन सा आता है? वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स एक्चुअली आप ध्यान से सुने तो वैन डर वाल्स फोर्स न्यूट्रल एटम्स के बीच में बनता है। जनरली न्यूट्रल एटम्स जैसे कि इनर्ट गैसेस वगैरह, उनके बीच में एक बॉन्ड जो डेवलप होता है, जो कि बहुत ही कम पावरफुल बॉन्ड है। और जो क्यों बनता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा जब नज़दीक आ जाते हैं एटम्स, यस, तब उनमें एक फोर्स डेवलप हो जाता है आपस में, अट्रैक्शन फोर्स, और वही अट्रैक्शन फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स है, यस। अब वैन डर वाल्स फोर्स कई तरह का होता है वैसे, जिसमें एक इसका टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी का टाइप है, क्लियर। दूसरा ये अपना जो अपने डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में रखते हैं अपन, वैन डर वाल्स फोर्स की कैटेगरी में, यस। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या दिखता है? डाइपोल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज वैन डर वाल्स फोर्स। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो वैन डर वाल्स फोर्स, यस। तो वैन डर वाल्स फोर्स को ये एक अपने साइंटिस्ट हुए थे वैन डर वाल्स नाम से ही, लगभग 1870 में इसको डेवलप किया था। उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था उनको, यस। उन्होंने इसको एक तरह से खोज किया था, क्लियर। तो वैन डर वाल्स फोर्स का एक बहुत ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल है जो है, मतलब अपना जो छिपकली होती है बेटा, छिपकली जो चलती है, जैसे ग्लास पे भी चल जाती है छिपकली, दौड़ सकती है इवन, उसका कारण भी वैन डर वाल्स फोर्स है। उसके पैरों में, मतलब एक तरह से क्या है, ये वैन डर वाल्स फोर्स जो डेवलप होता है वो एक एटम्स के एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नज़दीक आने पर डेवलप होता है। तो उस
पर्टिकुलर, जैसे छिपकली की पे ही ये रिसर्च हुई थी पूरी पूरी, तो छिपकली के पैरों में कुछ छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर डिवाइड होता है पैर जो आगे उसके, तो वो जो पैर है वो इतने ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं एटॉमिक लेवल पे कि वहाँ पर वेंडलवार फोर्स डेवलप हो जाता है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिसर्च भी चल रही है अपने कि एक टेप जनरेट करें, मतलब साइंटिस्ट ऐसी खोज कर रहे हैं कि एक कोई टेप ऐसा हो जाए जो छिपकली के पैरों के बराबर पतला हो जाए, तो उसकी जो अप्रोक्सीमेशन है एटम्स के पास वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ पर वेंडलवार फोर्स हो जाएगा, तो हम ग्लास पे भी ऐसे चढ़ सकते हैं, दीवारों पे चढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें पे चल रही है, रिसर्च चल रही हैं, राइट। तो ये वेंडलवार फोर्स का मतलब आपको समझ आया होगा। काफ़ी ज़्यादा लाइट फोर्स होता है ये, कंपेरेटिवली बहुत हल्का फोर्स होता है, क्लियर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मैथिल एल्कोहल का CH3OH। तो इसका अगर अपन स्ट्रक्चर देखें, नोटिस करना, इसका स्ट्रक्चर देखें अगर अपन, तो ये समथिंग लाइक दिस कैसे आता है, C के पास कितने हैं, 3 H है और O के पास 1 H है। तो यहाँ पर आपका ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है बेटा। सिमिलरली ये सब पार्शियली पॉजिटिव, ये वाला, और ये कंपैरेटिवली नेगेटिव आ जाता है। अब इसी के पास में जब दूसरा एक मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पर तीनों पे, इन पे H पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर डेवलप हुआ, ये जब मॉलिक्यूल आपस में एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा पास में आपको आते हैं, जब दिखेंगे आएंगे मेटल फॉर्मेशन के टाइम पे, तो बेटा यहाँ पर ये जो फोर्स है, सुनना ध्यान से, जैसे ये प्लस का है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव, तो यहाँ एक फोर्स जो डेवलप हो जाएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाए। यस, सिमिलरली यहाँ पर अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स डेवलप हो जाए, तो ये जो हल्का सा एक फोर्स लगेगा इसमें, और यही जो फोर्स है इसी को हम बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स। और यही वैंडरवाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहलाता है, अगर ये इन पर्टिकुलर मटेरियल्स के बीच में लगे। किस किस के, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर ये एलिमेंट्स है इनके बीच में अगर कोई फोर्स है, तब हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। जैसे अब यहीं पे देखना, आप इसी एग्जांपल में आपको मैं बताने वाला हूं, यू लिसन केयरफुली। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया पार्शियली पॉजिटिव, अब ये हाइड्रोजन हो गया और इधर से ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर मैंने कोई, जैसे यहां पर अपन ने बनाया, ये देखो ये, तो ये जो बॉन्ड है इसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, और वो बॉन्ड है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा जो बॉन्ड लग रहे हैं, जो फोर्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कार्बन के बीच में, कार्बन नेगेटिव हुआ था और इनका ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके बीच में जो फोर्स है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते, उसको इन जनरल हम वैंडरवाल फोर्स बोल देते हैं नॉर्मली। लेकिन ये जो वैंडरवाल फोर्स है ये वाला, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यस, तो वैंडरवाल फोर्स आपके जैसे ऑयल जो होता है आपके, उनके जो आपस में जो एटम्स है उनके बीच में वैंडरवाल फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है उनके वैंडरवाल फोर्स होता है। तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द